क्यों तो फिर इन्हें 2 इन्वेलप्स देता है और साथ में ये भी कहता है कि इन्हें मेरे जाने के बाद ही ओपन करना, और फिर वो उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जी श्याओ अपना इन्वेलप तो ओपन करके देख लेती है, बट जब वो डॉक्टर गू को उसके वाला दिखाने को कहती है तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तो अकेले में जाके ही ओपन करूँगा। अब यहाँ पर जी श्याओ उससे ये लेने की बहुत ट्राई करती है, बट वो तो यहाँ पर उसे स्टिचेस रिमूव कराने का कहकर वहाँ से चला जाता है। और बाद में जब वो ओपन करता है तो इसमें क्यू ने वो वाली ड्राइंग बनाई हुई थी जब उसने जी श्याओ पर ब्लैंकेट डाला था। फिर वो मिस्टर लिन के वार्ड के बाहर जाकर जी श्याओ को बुलाता है एंड फिर वो उसके स्टिचेस रिमूव करने लगता है। यहाँ पर वो उसे ये भी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम यही समझती हो कि डॉक्टर गाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो पहले मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, बट अब वो मेरी जस्ट कॉलीग है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के बाद वो अपना वर्क करने लगता है तो जी श्याओ उसकी हेल्प करवाने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दौरान वो गिरने लगती है तो डॉक्टर गू फिर उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। खैर जी श्याओ तो फिर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिन को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो अब यहाँ पर मिसेस ली डॉक्टर गू से उनका नंबर लेने जाती हैं। जी श्याओ तो उनसे कहती हैं कि वो भला आपको अपना पर्सनल नंबर क्यों देगा, बट उसकी मॉम को तो वाकई में डॉक्टर गू ने अपना नंबर दे दिया था एंड फिर वो खुद भी उन्हें गुड बाय कहने आता है और फिर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। गू श्याओ तो अब वाकई में बिजनेस पर फोकस करना चाहता था, तो इसमें सैन उसकी फिर हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट डे फिर जी श्याओ डैड को हॉस्पिटल उनकी थेरेपी करवाने लेकर आई होती है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डॉक्टर गाओ उससे थोड़ी रूडली बात करती है, तो इस बात से जी श्याओ काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये ऐसे वियर्डली क्यों बात कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसके डैड की थोड़ी बहुत तबीयत फिर से ख़राब होती है, तो वो इस बात से परेशान हो जाती है और फिर डॉक्टर गू को मैसेज करके वहाँ आने को कहती है। अब जी श्याओ उसे मैसेज करती और वो ना आता, ये भला कैसे आ सकता था। वो तो थोड़ी देर के बाद उसके डैड को चेक करने आ जाता है एंड बाद में डॉक्टर डू जी श्याओ को बताता है कि एक्चुअली में सिटी में एक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में इमरजेंसी ज़्यादा हो गई है, बट फिर भी डॉक्टर गू अपना टाइम बचाकर तुम्हारे डैड को देखने आए हैं। फिर घर जाकर वो डॉक्टर गू को इस बात के लिए थैंक्स का मैसेज करती हैं। नेक्स्ट डे उसका कॉन्सर्ट था, तो सारी रात वो प्रैक्टिस ही करती रहती हैं। डॉक्टर गू डॉक्टर गाओ को मैसेज करके अपोलोजाइज कर लेता है कि आज मैं सेमिनार में नहीं आ सकूँगा, और आया तो वो यूनिवर्सिटी में जी श्याओ का कॉन्सर्ट देखने ही होता है। सारी रात प्रैक्टिस करने की वजह से जी श्याओ के हैंड्स तो शेक करने लगते हैं, तो सर फिर उसे इस कॉन्सर्ट में सबसे लास्ट पे बिठाते हैं और उसे लास्ट पे बैठा देखकर डॉक्टर गू काफ़ी शॉक होता है। यहाँ पर एक लड़की का इंस्ट्रूमेंट जी श्याओ से गलती से गिर जाता है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। अब गू भी उसके पास जाने लगता है, तो प्रिंसिपल उसे रोक कर उससे बात करने लगते हैं। फिर वो उनसे एक्सक्यूज करके जी श्याओ के पास आता है और यहाँ पर इन गर्ल्स के सामने वो इसकी साइड लेता है। इस बात से जी श्याओ उससे काफ़ी इम्प्रेस होती हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है। अब वो तो यही समझ रही होती है कि शायद ये प्रिंसिपल के कहने पर ही यहाँ आया है, क्योंकि इसने डॉक्टर गू को उनसे बातें करते हुए जो देख लिया था। गाँव तो डॉक्टर गू के पेरेंट्स के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो उन्हें बताती है कि डॉक्टर गू अब काफ़ी बदल गया है। वो आज का सेमिनार मिस करके अपने एक पेशेंट की बेटी का कॉन्सर्ट देखने गया हुआ है। इस बात से मॉम डैड काफ़ी शॉक होते हैं। खैर उधर डॉक्टर गू जी श्याओ को घर छोड़ने जा रहा होता है और यहाँ पर वो उसके हैंड्स को चेक करके कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारे हैंड्स का मसला है, इसे तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। एंड फिर बाहर ठंड होने की वजह से वो उसे अपना कोट भी पहनाता है। जी श्याओ तो घर जाते हुए उसे कोट देना ही भूल जाती है
और जब अपने रूम में जाकर ये बात नोट करती है तो वो फिर काफ़ी एम्बैरस होती है। फिर उस कोट की पॉकेट में टिकट देखकर समझ जाती है कि ये प्रिंसिपल के बुलाने पर नहीं, बल्कि जो मैंने इसे डॉक्टर गांव के हाथों टिकट दिलवाई थी ये उस वजह से आया था। वो अब उसे उसका कोट वॉश करके देने का सोचती है। उसने वॉश करने के चक्कर में उसका कोट खराब कर दिया था, तो डॉक्टर गू कंपनसेशन के तौर पर उसे अपने लिए हॉस्पिटल के नज़दीक एक घर ढूंढने को कहते हैं। वो इस बात से काफ़ी चिढ़ती हैं। फिर वो नेक्स्ट डे उसे अपने साथ उसके ढूंढे हुए हाउसेस को चेक करने जाने का भी कहते हैं और फिर सुबह ही सुबह उसे लेने भी पहुंच जाता है। जी शाओ तो फिर अपने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर उसके साथ जाने लगती है कि ये इतनी सुबह मुझे लेने क्यों आ गया है। अब जब वो उसे एजेंट के साथ मिलकर घर दिखाने ले जाती हैं तो वो उनमें कोई ना कोई नुक्स निकाल कर कह देता है कि ये घर ठीक नहीं है। इस बात से जी शाओ फिर उस पर भड़क भी जाती है कि मुझे लगता है कि तुम बस मुझे तंग करने ही यहाँ लेकर आए हो, तुम्हें कोई घर रेंट पे नहीं चाहिए। एक्चुअली में डॉक्टर गू ये सब उसका ध्यान बटाने के लिए ही कर रहा था, क्योंकि सैलो की प्रैक्टिस कर करके उसके हैंड्स को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए थी। और वो ये बात जी शाओ को भी बता देता है और ये भी बात थी कि उसे वाकई में एक घर भी रेंट पे चाहिए था। सो अब उसे एक घर पसंद आ ही जाता है और उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे एक बहाने से साइड पे भेजकर वो एजेंट को उल्टी सीधी बातें बोलने लगती हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये डॉक्टर है, आपको पता है कि डॉक्टर की पे बहुत कम होती है, इसलिए आप रेंट थोड़ा कम कर दें। अब इसकी बातें डॉक्टर गू भी खड़ा सुन रहा होता है और इसे यूं झूठ बोलता देखकर स्माइल करने लगता है। एजेंट साहब भी उसकी बातों में आकर रेंट कम कर ही देते हैं। अब फिर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। डॉक्टर गू फिर उसे बता देता है कि ये जो तुम एजेंट को झूठ बोल रही थी वो सब मैं खड़ा सुन रहा था। खैर जो भी था, जी शियाओ को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसने क्या सुना और क्या नहीं। अब डॉक्टर गाओ को भी कोइंसिडेंटली एक मेल के थ्रू पता चल जाता है कि गू अपने लिए घर रेंट पे ले रहा है। जी शाओ सैन से मिलने आई होती हैं और यहाँ पर डॉक्टर गू ही उसे छोड़ने आया था। अब ये बात जब वो सैन को बताती हैं तो वो उसे यही कहने लगती हैं कि गू वाकई में तुम्हें लाइक करने लगा है। देखो वो अपनी जॉब से तुम्हारे लिए टाइम निकालता है और तुम बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करता है। फिर डॉक्टर गू उसे मैसेज करके कल अपने साथ उस घर वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए चलने को कहता है। सैन तो उसे कह देती है कि इसे मना कर दो कि मैं कल बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकूँगी। बट जब वो इसे कॉल करके इसका प्रॉपर जवाब मांगता है तो वो फिर इसे हाँ कह देती हैं और साथ में शाई भी करने लगती है। डॉक्टर गू को ऐसे बैठे बैठे स्माइल करते देखकर डॉक्टर डू तो काफ़ी हैरान होता है और उसे कहता है कि लगता है वर्क ज़्यादा होने का असर तुम्हारे दिमाग पे पड़ गया है। बट उसे क्या पता कि ये तो लव का असर है। उधर जी श्याव तो बस अब डॉक्टर गू के बारे में ही सोच रही होती हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर गू उसे मैसेज करके फिर तैयार होने को कहता है, क्योंकि आज उन्होंने एजेंट को जो विजिट करने जाना था। अब उसका मैसेज आते ही वो ब्लश करने लगती हैं। तो डैड ये बात अच्छे से जान जाते हैं कि मेरी बेटी प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है। जी श्याओ तो अब डॉक्टर गू को इमेजिन करके अपने रूम में ही देखने लगती हैं। गाओ तो उसके पेरेंट्स को घर रेंट पर लेने का बता चुकी थी, तो मॉम फिर उसे घर ले जाने के लिए आई होती हैं कि तुम घर रेंट पे ले रहे हो और हमें बताना भी गवारा नहीं किया। फिर वो जी शियाओ को मैसेज करके कह देता है कि तुम एजेंट के पास पहुंच जाना, मैं थोड़ी देर तक ही आऊँगा। तो वो अब फिर वहां पहुंच आई होती हैं। डॉक्टर गू तो अब अपने डैड के पास बैठा होता है कि तभी जी शियाओ उसे मैसेज करके अब अपनी प्लेस पर आने को कहती है। बट वो डैड के होते हुए उसे रिप्लाई नहीं देता और ना ही उसकी कॉल पिक कर रहा होता है। इस बात से वो काफ़ी परेशान होती हैं और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।